बीकॉम द्वितीय वर्ष चतुर्थ सत्र हिंदी द्वितीय भाषा प्रश्न पत्र क्रमांक 4 अर्थात संप्रेषण मूलक एवं व्यावहारिक हिंदी भाग 2 में आपका फिर से स्वागत है। हम आपको रूढ़ि के तहत छात्रों के नामों का परिगणन करना अत्यंत आवश्यक है, ताकि ये वीडियो जो बाद में देखेंगे उनको इस तासिका में शामिल होने के लिए कुछ प्रेरणा मिलेगी। ठीक है, 24 छात्र हैं। उमेश अन्नभूले, अंबाजी बंसोड़े, अक्षय भड़, श्रीकांत चौहान, हनुमंत दाते, प्रफुल्ल गायकवाड़, राहुल गोरे, अश्विनी जाधव, तेजस कदम, सुदर्शन कानड़े, बालाजी कंदे, भूषण कठारे, नीलेश खापरे, अभिषेक क्षीरसागर, साइली लोंढे, ऋतुजा माने, ओमकार कुड़गे पाटिल, जैद शेख, शुभम शिड़के, विशाल विजय सुरवसे, मुकेश भारत सुरवसे, कार्तिक बजरंग थोरात, पृथ्वीराज पद्माकर वाकुरिया और तनुजा बलवंत यल्लल। ध्यान रखिए कि जब हम वित्त वाणिज्य संबंधी कुछ बातों को जानना चाहते हैं, जानते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहले हमें ये बात जाननी ज़रूरी है कि हम जिस विषय का अध्ययन कर रहे हैं उसके कार्यालयीन कामकाज की क्या बातें होती हैं, और ये सभी बातें यानी प्रारूप लेखन से लेकर के प्रतिवेदन लेखन तक हमने सारी बातें आपके सम्मुख प्रकट की हुई है, जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी आपके ग्रुप पर डाल दी है। लेकिन दुर्दैव है कि वो वीडियो रिकॉर्डिंग भी कोई देख नहीं रहा है। यानी कल ही हमारी बीएससी तृतीय वर्ष के छात्र पालक मीट गूगल मीट पर हुई थी। उसमें ऐसा नज़र आया कि बिना किसी प्रयास के अच्छे अंक मिल रहे हैं, तो किस लिए पीरियड किए जाएं, किस लिए ऑनलाइन तासिका की जाएं, और किस लिए ये मगज़ खपाई की जाए, इस प्रकार से कुछ छात्रों का कहना था। इस वजह से देखिए कि आपको अंक अच्छे आ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास ज्ञान आया है, क्योंकि वस्तुनिष्ठ पद्धति से परीक्षाओं का होना ये अलग बात है और लेखन कुशलता आना अलग बात है। तो हो सकता है कि अगले सत्र में भी ऑनलाइन परीक्षा हो जाए, वस्तुनिष्ठ परीक्षा हो जाए, किंतु उसके उपरांत जो स्थिति आएगी, क्योंकि अब अंकों को कोई नहीं पूछेगा, सबको पता है, सभी को पता है कि किस प्रकार से अंक छात्र अर्जित कर रहे हैं। आपको भी पता है, मुझे भी पता है। मैं ज़्यादा इस पर बोलना नहीं चाहूँगा, केवल इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आपको अच्छी तरह से पढ़ना है, समझना है, तो उसके लिए ज्ञान प्राप्त करना और कौशल्य प्राप्त करना ज़रूरी है। वहाँ अंकों का कोई महत्व नहीं होगा। अगर समझिए आप में किसी छात्र की आपके साथ कंपटीशन हुई, तो वहाँ अंक अब देखे नहीं जाएंगे, अब देखे जाएंगे स्किल्स, कौशल्य देखे जाएंगे, ज्ञान देखा जाएगा। इसलिए ये ऑनलाइन परीक्षा में जितने अंक आते हैं उस पर खुश न हो करके हम अपना ज्ञान बढ़ाने की कोशिश करेंगे। देखिए, अब तक वाणिज्य व्यापार लेखन संबंधी प्रारूपण, टिप्पण, संक्षेपण और प्रतिवेदन पर हमने चर्चा की थी। अब आपके पाठ्यक्रम का अगला भाग है बैंकिंग और हिंदी भाषा, बैंकिंग सामान्य परिचय, बैंकों में हिंदी का प्रयोग, बैंक व्यवसाय पर संबंधी शब्दावली हमने डाल दी है, वो आपने देखी होगी। उसके उपरांत लेखा कार्य, बही खाता लेखन, उसके बाद वाणिज्य व्यवसाय और मीडिया, व्यावसायिक अनुवाद, ये भाग हैं। इसमें से जो वाणिज्य व्यवसाय और मीडिया का है उसके वीडियो मैं डाल दूंगा, उसकी तासिकाएं अलग से लेने की ज़रूरत नहीं। जो बीए बीएससी के लिए भी द्वितीय भाषा या ऐच्छिक में पाठ्यक्रम है, उसकी जो तासिकाओं की हमने स्क्रीन रिकॉर्डिंग की है, उससे आपका काम चल जाएगा। एक आध बात उसमें छूट जाएगी तो उसको लेकर के हम बाद में चर्चा कर सकते हैं। देखिए, तो आज जो आपका भाग है अगला, लेखा कर्म और बही खाता लेखन, इसकी ओर आज हम जाएंगे। मुझे लगता है कि कार्यालयीन लेखन में आपको थोड़ा सा इस बात का अंदाज़ा हुआ होगा कि किस प्रकार से पत्र लिखे जाते हैं, व्यावसायिक पत्र लिखे जाते हैं, किस प्रकार से प्रारूप लिखे जाते हैं, किस प्रकार से टिप्पण लिखे जाते हैं, किस प्रकार से
संक्षेपण किया जाता है, किस प्रकार से प्रतिवेदन लिखा जाता है। अब इसका अगला भाग जो है वाणिज्य से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण भाग है, वह है, एक मिनट, हम थोड़ा सा भटक गए थे, हम बैंकिंग पर चर्चा करेंगे और फिर बाद में इस पर आएंगे। तो बैंकिंग और हिंदी भाषा, ये जो हमारा विषय है, पुस्तक में थोड़ा आगे पीछे हुआ है, लेकिन पाठ्यक्रम के अनुसार हम क्रमशः लेने का प्रयास करेंगे। तो क्या है बैंकिंग का क्षेत्र? देखिए, इसमें दो तीन बातें महत्वपूर्ण है। बैंकिंग का सामान्य परिचय होना चाहिए, बैंकिंग, बैंकों में हिंदी का प्रयोग, इस विषय पर भी बातें होनी चाहिए। बैंकों में हिंदी का प्रयोग और उसके उपरांत व्यावसायिक बैंक संबंधी शब्दावली जो हमने आपको पहले ही दी है, उसका भी आपको अध्ययन करना चाहिए। तो मैं यहाँ संक्षेप में आज की तासिका में बैंकिंग और हिंदी भाषा में से बैंकिंग सामान्य परिचय, इस विषय पर हम 11:30 तक चर्चा करेंगे और इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके इसके यूट्यूब लिंक पर भी अपलोड की जाएगी, ताकि जो आज छात्र शामिल नहीं हो पा रहे हैं, अब वो किस कारण नहीं हो रहे हैं, ये थोड़ा सा अलग विषय है, उस पर कभी बाद में हम चर्चा करेंगे। आदरणीय प्राचार्य जी की ओर से सभी छात्रों की ओर इस प्रकार की बातें आएंगी कि ऑनलाइन तासिकाओं में क्या अड़चने हैं, तो उसमें आप भी आपकी बात कह सकते हैं। अब प्रफुल्ल जी, मेरी आवाज़ ठीक से सुनाई दे रही है ना आपको? प्रफुल्ल? हाँ, ठीक है। तो चलते हैं बैंकिंग और हिंदी भाषा की ओर, जो हमारे पाठ्यक्रम का लेखन के बाद का दूसरा भाग है। तो देखिए कि बैंकिंग क्या होती है। शायद आपको इस बारे में हमारे अर्थशास्त्र के अध्यापक डॉक्टर प्रमोद बेरड़ीकर जी ने बताया होगा, लेकिन वो मराठी या अंग्रेजी में बताया होगा, या फिर हो सकता है हमारे काशिद सर ने बताया होगा, या फिर आपके जितने भी कॉमर्स के अन्य अध्यापक हैं जैसे साळुंके सर इत्यादि ने अंग्रेजी या मराठी में से बताया होगा। यही बात हमें हिंदी में समझनी है। वो कैसी है, ध्यान दें। बैंकिंग का सामान्य परिचय हम प्रस्तुत कर रहे हैं आज जिस रूप में बैंकिंग का प्रचलन है, उसे देखते हुए निस्संकोच कहा जा सकता है कि इसका इतिहास काफी पुराना होगा। देखिए, आज आप जानते हैं कि बैंक हैं, इंदिरा गांधी जी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, अब निजी बैंक भी आ रहे हैं। इसका अगर इतिहास देखा जाए तो ये जो पैसे जमा करने की, ब्याज लेने की, या सेविंग करने की, या यूं कहेंगे कि करंट अकाउंट निकालने की या सेविंग अकाउंट निकालने की, ये परंपरा बहुत पुरानी होगी। यानी इस प्रकार से बचत करने की बहुत पुरानी पुरानी परंपरा होगी। पाश्चात्य देशों में बैंकों की इतिहास, बैंकिंग की शुरुआत इतिहास के रूप में देखा जाए तो इटली से शुरू होती है। आप जानते हैं कि यूरोप में जो रोमन साम्राज्य था, उस रोमन साम्राज्य का आधुनिक रूप हमें इटली देश में मिलता है, और इस इटली में ही बैंकिंग पद्धति की शुरुआत हुई। वहाँ के तत्कालीन यहूदी साहूकार जो थे, आप जानते हैं कि दूसरे विश्व युद्ध में और पहले विश्व युद्ध में जर्मन और इटली में यहूदियों का, ज्यू लोगों का बहुत नरसंहार हुआ। बाद में उन्हें इजराइल नाम का राष्ट्र मिला। अब वो क्या है ये इस समय बताने की जरूरत नहीं, लेकिन उनका इतिहास भी थोड़ा जान लेना चाहिए। ये जो यहूदी साहूकार थे, ये रुपयों का लेन देन करते, रुपयों की जगह उस समय उनका जो चलन रहा होगा उसका, पैसों का, एक बेंच पर बैठकर करते थे। मतलब एक बेंच, जिस प्रकार से हम स्कूल कॉलेज में देखते हैं बेंच होता है, टेबल होता है, उस टेबल पर बैठ करके वो इस प्रकार से पैसों का व्यवहार किया करते थे, लेन देन किया करते थे। जब कोई साहूकार अपना व्यापार बंद करता था तो उस बेंच को तोड़ देता था। देखिए, परंपरा थी। आप जानते हैं कि जिस प्रकार से न्यायालय में न्यायाधीश अगर किसी को मृत्युदंड सुना रहा है तो वो अपने पेन की नीब तोड़ देता है, पत्ती तोड़ देता है पेन की। अगर उस जमाने में स्याही के पेन होते थे, आज पता नहीं क्या अवस्था होगी, लेकिन ये कि उसको तोड़ना मतलब किसी को मृत्युदंड सुनाना, ये उस पेन का आखिरी काम हो, ऐसा मान करके इस प्रकार का कोई काम हम बाद में नहीं करेंगे, क्योंकि मृत्युदंड यह आखिर एक मौत, यानी
कायदेशीर वो खून ही है एक प्रकार से, चाहे वो किसी भी अपराध के दंड में दिया गया हो, तो बाद में इस प्रकार की दंड देने की कोई अवसर उपलब्ध न हो जाए, इस प्रकार से वो नींव तोड़ देता था। उसी प्रकार से अगर कोई साहूकार अपना व्यापार बंद कर रहा है तो जिस बेंच पर बैठ करके वो काम करता था, जिस टेबल पर बैठ कर काम होता, उसे तोड़ देता था। और यहीं से बेंच शब्द, ये जो बेंच शब्द है, बाद में च का क हो करके बैंक बन गया है। बेंच से बैंक शब्द बना है। शायद ये व्युत्पत्ति आपको अभी तक किसी ने नहीं बताई होगी, क्योंकि बैंकिंग के क्षेत्र में इस प्रकार से मूलभूत ज्ञान जो होता है, उस मूलभूत ज्ञान को, उस मूलभूत जानकारी को लगभग छिपाया जाता है। छिपाया जाता है मतलब क्या होता है कि उसका अनुप्रयोग हम कर लेते हैं, लेकिन उसका बेसिक नॉलेज जो है वो हमारे पास नहीं होता। इसलिए ध्यान देखें, जो यहूदी व्यापारी साहूकार थे, अपना व्यवसाय बंद करने के उपरांत उस बेंच को तोड़ देते थे, और इसी बेंच शब्द से बैंक शब्द आया है। बैंकरप्ट शब्द भी इसी बेंच से है, मतलब जिसका बेंच तोड़ दिया वह बैंकरप्ट हो गया। तो इस प्रकार से बैंक शब्द की उत्पत्ति होती है, जो इटली से है। और इटली में जो पुराने ज़माने में जू या यहूदी साहूकार थे, वो पैसों का लेन देन एक विशिष्ट बेंच पर किया करते थे। अगर उसे वो व्यापार छोड़ देना है, अगर वो लेन देन छोड़ देना है, तो वो बेंच को तोड़ देता था, और यही बेंच बैंक शब्द में रूपांतरित हो चुका है। इटली का वेनिस शहर आप जानते हैं बहुत प्रसिद्ध है। मेरे ख्याल से अगर आप अंग्रेजी साहित्य का अध्ययन आपने किया होगा, कर रहे होंगे, तो ये वेनिस शब्द जो है वो शहर का जो नाम है वो बहुत बार बार आया हुआ है, खास करके शेक्सपियर के नाटकों में। तो इटली का जो वेनिस शहर है वो व्यापार के लिए उस जमाने में संसार भर में, विश्व भर में प्रसिद्ध था। वहाँ के लोग सेंट मार्क के चौराहे पर बेंच रख करके इस प्रकार के सिक्कों की अदला बदली करते थे, पैसों का लेन देन करते थे, जिसे व्यापारियों को परेशानी न हो पाए। यह बेंच शब्द अंग्रेजी का है, जिसके अंग्रेजी इटालियन या रोमन शब्द जो पहला है, उसको बैंको कहा जाता था। बेंच जो अंग्रेजी में प्रयुक्त किया जाता है, उसका इटली स्वरूप था। देखिए अंग्रेजी भाषा यह स्वयं पूर्ण भाषा नहीं है। अंग्रेजी भाषा ने अनेक शब्द जर्मन, रोमन, यूनानी, इटालियन भाषाओं से, रूसी भाषाओं से लिए हुए हैं। यहाँ तक कि अंग्रेजी में 80% शब्द संस्कृतोद्भव हैं। यहाँ बेंच शब्द की जब हम बात करते हैं कि देखिए कि सेंट मार्क के चौराहे पर, जिसको मराठी में चौक कहा जाता है, उसके इर्द गिर्द ये व्यापारी बैठा करते थे एक बेंच लेकर के, और उस बेंच पर अपने पैसे या रुपये या कॉइन्स जिसे कहा जाता है, नाणे जिसे कहा जाता है, मराठी में सिक्के कहा जाता है, उनका लेन देन करते थे। और ये लेन देन करते समय जो बेंच शब्द है उसका मूल इटालियन शब्द है बैंको, BANCO, बैंको। इस बैंको में भी जर्मन बैंक, ये शब्द भी इटली का नहीं है, वो जर्मन बैंक शब्द से आया है। BANCK, बैंक, इस शब्द से आया हुआ है। हुआ यह था कि उस समय इटली जर्मनी के अधीन था। इटाली जर्मनी के अधीन था, और आप जानते हैं कि इटाली और जर्मनी के संबंध कितने प्रगाढ़ संबंध है। पहले विश्व युद्ध में और दूसरे विश्व युद्ध में नाजिज्म और जो आप जानते हैं कि इटली का जो तानाशाह था और जर्मन का जो तानाशाह था, उन्होंने मिलकर के एक साथ युद्ध भी छेड़ दिया था। तो ये जर्मनी के अंतर्गत इटाली था पहले, और इसलिए जर्मन शब्द इटालियन शब्दों में तब्दील हो जाना कोई असामान्य बात नहीं थी, वो सामान्य चीज थी। इसलिए जर्मन बैंक शब्द का प्रयोग इटालियन शब्द मोंटे के स्थान पर होने लगा। पहले क्या होता था, मोंटे का मतलब था ऋण, जिसको हम कर्जा कहते हैं। कर्जा की जगह बैंक शब्द का प्रयोग होने लगा जो जर्मन था, और कालांतर में जर्मन बैंक शब्द अंग्रेजी का बैंक हो गया, BANK। अब वहाँ C निकल गया। जो जर्मन शब्द था BANCK, इसमें से C अक्षर निकल गया और BANK बैंक यह रूपांतरण हुआ।
यही फ्रेंच में बैंक है। और फ्रेंच में इसका बैंक उच्चारण भले ही बैंक होता हो, लेकिन उसका स्पेलिंग है BANQUE। आप जानते हैं QUE ये भी क के उच्चारण के रूप में लिया जाता है। सी हो, के हो या क्यू हो, ये क के उच्चारण में लिया जाता है। तो जो जर्मन शब्द BANCK था, वो बाद में अंग्रेजी BANK हो गया, और फ्रेंच में, फ्रेंच भाषा में BANQUE इस प्रकार से उसका रूपांतर हो गया। मतलब बेंच, बैंक, 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 इस प्रकार से उसके अनेक उच्चारण अलग अलग भाषाओं में हुए, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे इटालियन भाषा हो, चाहे अंग्रेज भाषा हो, चाहे फ्रेंच भाषा में हो। असल में बेंच, बैंकों या बैंक, ये तीनों ही शब्द ट्यूटानिक भाषा के बैंका से निकले हैं। अब ये ट्यूटानिक, देखिए थोड़ा सा भाषाई अर्थ में मैंने बहुत बार कहा है आप लोगों से कि दुनिया में भाषा के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। हर चीज़ में भाषा अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। और ये जो जर्मन भाषा है, इटालियन भाषा है, फ्रेंच भाषा है, अंग्रेजी भाषा है, इन्होंने भी ये बैंक शब्द अपना नहीं बनाया, वो भी ट्यूटानिक भाषाओं से आया है, जिसका मूल शब्द है बैंका। इसका जो अर्थ है बेंच, लकड़ी का, लकड़ी पीठ यानी काष्ठपीठ कहें, अगर शुद्ध संस्कृत भाषा में कहा जाए तो लकड़ी की बनी हुई बेंच या काष्ठपीठ। एक बेंच जैसी साधारण चीज से विकसित होकर के आज बैंक मानव जीवन के अनेक पहलुओं का अत्यंत महत्वपूर्ण अंग बन चुका है। बैंक के अभाव में आज के कारोबार की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मनुष्य के शरीर में जो स्थान धमनियों का है, धमनियां मतलब जो शिराएं हृदय से अन्य अंगों की ओर जाती हैं, उनको धमनी कहा जाता है। हाँ? और जो अन्य अंगों से हृदय की ओर आते हैं उनको नाड़ी कहा जाता है या रोहिणी कहा जाता है। आज लेकिन जो हमारे मनुष्य के शरीर में जो स्थान धमनियों का है, वही स्थान आज के आर्थिक जीवन में बैंकों का भी है। छोटे से छोटे किसान, कारीगर, मजदूर से लेकर के बड़े से बड़े व्यापारी बैंक का सहारा लेते हुए हमें दिखाई देते हैं। उनकी समृद्धि का सारा दारोमदार आज बैंकों पर है। इसलिए बैंक हमारे आर्थिक जीवन की धमनियां है, यह कभी भी नहीं भूलना है। इतना ही नहीं, आप जैसे छात्र भी हैं, छात्रों के स्कॉलरशिप या शिष्यवृत्ति जमा होने के लिए आपको बैंक अकाउंट चाहिए। और मोदी जी ने तो जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट निकालने की भी बहुत बड़ी पहल की हुई है। इसलिए हमारे जीवन में बैंक का महत्व इतना ही नहीं, आगे चलकर कहें कि हमारा बैंक खाता, चाहे वो सेविंग हो, चाहे करंट अकाउंट हो या कोई अन्य अकाउंट हो, वो हमारे मोबाइल से जुड़ा हुआ है। हमारा मोबाइल हमारे मोबाइल से जुड़ा हुआ है। हमारा बैंक खाता हमारे आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है। इतना ही नहीं, अगर हम चाहें तो बैंक में बिना जाए हम गूगल पे ऐप से, फ़ोन पे ऐप से अपना अपने पैसे दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, अंतरित भी कर सकते हैं। यहाँ तक ये यूँ कहेंगे कि सुधारित रूप हमारा बैंकों का हो चुका है। समझिए मेरे किसी एक मित्र को अचानक 20,000 रुपये की ज़रूरत पड़ी, तो मैं अपने गूगल पे अकाउंट से उसे 10-10 के हफ्ते में 2 मिनट में ये ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। मुझे बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ घंटों लाइन में खड़े रहने की ज़रूरत नहीं है, वगैरह वगैरह। पासबुक भरने की ज़रूरत नहीं है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ कागज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सारी चीज़ें उसके अंतर्गत आ गई। तो ये जितना भी हमारा व्यवहार है आज, आर्थिक व्यवहार, उसका मूल आधार बैंक है। और उस बैंक से जुड़ा हुआ, संलग्न किया गया आपका आधार नंबर और मोबाइल नंबर है। इसके माध्यम से आप बड़े से बड़े ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। बैंकिंग का जो स्वरूप आज हमारे सामने विकसित रूप में हमारे देश में दिखाई दे रहा है, वह ब्रिटिश साम्राज्य की देन है। आप जानते हैं कि ब्रिटिशों का हम पर 150-200 वर्ष राज रहा। और देखा जाए तो आज की जो बैंकिंग प्रणाली है, उस बैंकिंग प्रणाली का मूल रूप ब्रिटेन से शुरू हुआ है, लंदन से शुरू हुआ है। वहाँ के स्वर्णकार जो होते हैं, स्वर्णकार मतलब सुनार जिसे कहा जाता है आजकल, यानी गोल्ड स्मिथ जिसके लिए शब्द है अंग्रेजी में, वो जो गोल्ड स्मिथ हैं,
वो जो व्यापारी या अन्य लोगों से जमा राशियां स्वीकार करते थे और उसके बदले सोना दिया करते थे। क्योंकि लोगों के पास रुपया तथा अन्य कीमती वस्तुएं रखने के लिए कोई जगह ही नहीं होती थी, तो वो गोल्ड स्मिथ लोगों के पास वो अपने पैसे रखते थे और सोना ले जाते थे, या फिर सोने के रूप में अपने पैसों का एकत्रीकरण किया करते थे। ये स्वर्णकार, ये जो गोल्ड स्मिथ थे, वो साहूकार भी हुआ करते थे। साहूकार महाजन जिसे हिंदी में कहा जाता है, जो कुछ पैसों के मतलब कुछ प्रतिशत पैसों के बदले ऋण भी दिया करते थे। जो पहले रुपया पैसा देते थे, बाद में अपना नोट भी उनके बनने लगे। बाद में पहले क्या था, पहले के ज़माने में धातुओं के सिक्के बना करते थे। बाद में अंग्रेज़ों ने, ब्रिटिशों ने इसके नोट भी छापने लगे। बैंकिंग का काम पहले तो उनके लिए गौण काम था, लेकिन बाद में इस काम का इतना विस्तार हुआ, इतना विस्तार हुआ कि बैंकिंग एक अलग ही व्यवसाय बन गया और कालांतर में वहाँ कई बैंक स्थापित हुए, जिनकी शाखाएं भी हर शहर में खुलने लगी। ये ब्रिटेन की आज की जो व्यावसायिक वाणिज्य क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान करने वाली जो बैंकें हैं, उन बैंकों का निर्माण भी सबसे पहले ब्रिटेन में हुआ था। और ब्रिटेन में ये जो निर्माण हुआ, उसको भी समझ लेना बहुत ज़रूरी है। बैंकिंग का काम देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और एक स्वतंत्र व्यवसाय के रूप में भी उसने बहुत से काम किए हुए हैं और अनेक बैंकों की स्थापना हुई और उन बैंकों की शाखाएं भी निर्माण हुई, शाखा के व्यवस्थापक भी निर्माण आए, शाखा में काम करने वाले खजांची भी आने लगे, जिसको हम खजिनदार कहते हैं। उसके बाद नोट गिनने वाला मशीन तक आ गया। तो ये सारी चीज़ें देखिए धीरे 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 बढ़ती गई। और ध्यान रखिए, इसका मूल कारण क्या था। बैंकिंग व्यवसाय, ठीक है, व्यापार व्यवसाय चलता था, लेकिन इसमें अचानक बहुत बड़ी क्रांति हुई। वो हुई औद्योगिक क्रांति, जिसको हम वैज्ञानिक क्रांति और औद्योगिक क्रांति का एक राज्य क्रांति भी वैसे फ्रांस में हुई थी। मतलब राज्य क्रांति हो, वैचारिक क्रांति हो, उसके उपरांत आर्थिक क्रांति के रूप में औद्योगिक क्रांति हो, ये सब पाश्चात्य देशों में हुआ। इसलिए औद्योगिक क्रांति के पहले जो बैंकिंग का क्षेत्र था अत्यंत सीमित था। अब जब औद्योगिक क्रांति हुई, नए नए कल कारखाने आ गए, नए नए कामगार वर्ग निर्माण होने लगे, श्रमिक वर्ग निर्माण होने लगे, उनके मालिक वर्ग निर्माण होने लगा, जिसे जो कहेंगे कि हम पूंजीवादी व्यवस्था जब से निर्माण हुई, तब से बैंकिंग का आमूलचूल परिवर्तन हो गया। मतलब देखिए कि जो पहले केवल किसी व्यक्ति को कर्जा दिया करते थे या सामान्य व्यवहार किया जाता था, अब उद्योगों के आ जाने से इसका बहुत बड़ा विस्तार हुआ। इतना विस्तार हुआ, इतना विस्तार हुआ कि हम सोच भी नहीं सकते। तो देखिए कि पहले उसके पहले देखिए कि औद्योगिक क्रांति के पहले बैंकिंग का क्षेत्र केवल लंदन इस शहर तक ही सीमित था। बाद में बाहर के व्यापारी या उत्पादकों के लिए, निर्माताओं के लिए, जो मिल या कारखाने बनाने वाले हैं, उनके मालिक हैं, उनके साथ भी ये बैंकिंग का व्यवहार शुरू हो गया, लेकिन ये भी एक गौण ही था। बैंकिंग का तेजी से विकास औद्योगिक क्रांति के बाद शुरू हुआ। यह कार्य दो तरह से किया गया। एक तो एक ही बैंक की अलग अलग शाखाएं शुरू हुई और दूसरे वर्तमान बैंकों का क्लबीकरण भी हुआ। मतलब जिसको हम कहते हैं कि दो बैंक मिलाना। आज भी ऐसा हो रहा है कि बैंक ऑफ हैदराबाद, बैंक ऑफ इलाहाबाद, इनका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में विलय होने लगा है। तो एक ही बैंक की अनेक शाखाएं और अनेक बैंकों का आपसी विलय, ये दोनों पद्धति से बैंकों की संख्या बढ़ने लगी, बैंकों के शाखाओं की संख्या बदलने लगी। और इससे एक फायदा ये हुआ कि एक ही प्रकार की बैंक में व्यवहार न करते हुए लोग अनेक बैंकों में व्यवहार करने लगे और जिनका अकाउंट एक ही, मतलब इस प्रकार से अलग अलग बातें यहाँ होने लगी। पाश्चात्य देश में इटली से भी ज्यादा पुराना बैंकिंग कारोबार हमारे भारत देश का था। मैंने इससे पूर्व भी आपसे कहा है कि भारत दुनिया का सबसे प्राचीन राष्ट्र रहा है और दुनिया में अधिकतर उपनिवेश भारत के हैं। अगर आप पूर्वी देशों का इतिहास भी देखें, जैसे भारत तो है, भारत के साथ ब्रह्मदेश है, उसके उपरांत चीन है, जापान है, इंडोनेशिया है, इंडो चाइना है, कंपूचिया है, कंबोडिया है, मलेशिया है।
इन सभी देशों में भारत के अलग अलग, क्या कहेंगे उसके लिए, अभी मैंने शब्द इस्तेमाल किया था, देखिए कि वसाहतें थी भारत की। तो ये जो वसाहतें भारत की थी, जैसे हम देखते हैं कि इंग्लैंड ने अमेरिका में, भारत में, दुनिया में हर जगह वसाहतें स्थापन की, लेकिन एक जमाना ऐसा था भारत के सभी दुनिया में वसाहतें थी। सारी सारी दुनिया में भारत की कॉलोनियां हुआ करती थी, और इन्हीं वसाहतों और कॉलोनियों की वजह से भारत का व्यापार संपूर्ण विश्व में चलता था। और एक बात चलते चलते मैं कह दूं कि जब इस देश पर बाह्य आक्रमण होने लगे, धीरे धीरे हमारी सीमाएं सिकुड़ने लगी, तो हमारे धर्म की भी सीमाएं सिकुड़ने लग गई। और हिंदू धर्म में तो एक नियम बना दिया गया कि समुद्र में उतरना ही नहीं है। अगर समुद्र में उतरना हिंदू धर्म के खिलाफ होता है, तो स्वामी विवेकानंद समुद्र के माध्यम से अमेरिका कैसे जाते? निर्णय सिंधु नाम जैसा मूर्खता से लिखा हुआ ग्रंथ भी यहाँ आ गया, और हमारे देश की जो सीमाएं बड़ी बड़ी थी, वो छोटी 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 होते होते आज हम जानते हैं कि पाकिस्तान के विभाजन के बाद हम कितने छोटे पड़ गए हैं। ये ज़रूरी है कि एक ज़माने में शंकराचार्य जी ने संपूर्ण भारतवर्ष में भ्रमण किया था, अफगानिस्तान से लेकर के ब्रह्मदेश तक, और श्रीलंका से लेकर के तिब्बत तक शंकराचार्य ने भ्रमण किया था। उनके पहले बौद्ध यात्रियों ने संपूर्ण विश्व भर पर्यटन किया था। उससे भी पहले बौद्ध धर्म की स्थापना से पूर्व भी भारत के बहुत से व्यापारिक संस्थान संपूर्ण विश्व भर में अमेरिका तक पहुंचे थे। उस समय अमेरिका को नागदेश कहा जाता था, और अमेरिका की, दक्षिण अमेरिका की राजकन्या उलुपी अर्जुन की पत्नी थी। महाभारत के जो अर्जुन की अनेक पत्नियां थे, उसमें से उलुपी उसकी पत्नी थी। तो मैंने कहने का तात्पर्य यह है कि एक जमाने में संपूर्ण विश्व भर में भारत एक विश्व गुरु की हैसियत रखता था। तो वो आर्थिक साम्राज्य भी था भारत का, और धीरे 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 भारत का ये काम कम होता गया। एक जमाने में जो सोने की चिड़िया था, दुनिया में सबसे बड़ा व्यापारिक वाणिज्यिक क्षेत्र था, दुनिया में सबसे ज्यादा जिसके उपनिवेश थे, वसाहतें थी, कॉलोनियां थी, वो देश सिकुड़ता हुआ चला गया। और हम एक जमाने में देखिए कि आर्य चाणक्य, जिन्होंने अर्थशास्त्र नाम की पुस्तक लिखी है, कौटिल्य अर्थशास्त्र में जो आपके विषय की आद्य पुस्तक मानी जाती है अर्थशास्त्र की, उसमें भी यह सारा वर्णन है, किस व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, किसके साथ कितना कर्जा लेना चाहिए, किस पर कितना ब्याज होना चाहिए। और एक नियम था उस जमाने में, ध्यान रखिए, कि कितना भी बड़ा कर्जा हो, उसका वो दुगुना कब हो जाएगा? जब 100 वर्ष हो जाए। आज तो 10 महीने में दुगुना हो जाता है। उस वजह से किसानों की आत्महत्याएं हो रही, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है। बताने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि पाश्चात्य देश इटली से भी पहले बैंकिंग का व्यवहार भारत में हुआ करता था। हाँ, उसका स्वरूप थोड़ा अलग हो रहा होगा, दोनों के स्वरूप में अंतर जरूर है। हमारे यहाँ जीवन के जो 4 पुरुषार्थ माने गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, उसमें दूसरा स्थान, धर्म के बाद उसका दूसरा स्थान अर्थ का है, पैसे का है। इतना ही नहीं, धर्म की व्याख्या करते समय भी हमारे ऋषि मुनियों ने ये कहा है कि लौकिक उत्थान और पारलौकिक निश्रेयस की प्राप्ति धर्म है। तो धर्म में अर्थ का भी बहुत महत्व है। और आप जानते हैं, हमारे सारे धार्मिक क्षेत्र पैसे पर चला करते, आज भी चला करते हैं। हमारे धार्मिक क्षेत्रों को, धार्मिक मंदिरों में एक प्रकार से दान दाताओं की सूची लगती थी, तो हजारों करोड़ों टन सोना इकट्ठा हुआ होता था। आप जानते हैं कि मोहम्मद गजनवी ने जो हमारे सोमनाथ का मंदिर तोड़ा, उसमें कितना टन सोना निकला। सोना उतने तो ले जाना छोड़ ही दिया था, वो ऊंटों पर केवल हीरे ले जाता था। इतना बड़ा हमारा व्यावसायिक धर्म के साथ रिश्ता जुड़ा हुआ था। तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में पहला स्थान भले ही धर्म को हो, लेकिन अर्थ को भी एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था। अर्थ की महत्ता बताते हुए ये भी कहा गया है, अर्थस्य पुरुषोदासः अर्थोदास न कस्यचित्। पैसा किसी का दास नहीं है, लेकिन पैसे के सारे दास हैं। पैसे के लिए सब किया जाता है। हम नौकरी कर रहे हैं पैसे के लिए, भले ही उसका उद्देश्य ज्ञान प्रदान करने जैसा व्यापक उद्देश्य हो,
परंतु फिर भी हम पैसे के लिए कर रहे हैं भाई। पैसा सबको अपना दास बना लेता है और जिसके पास पैसा है वो सबका स्वामी है। यानी पुरुष अर्थ का दास है, अर्थ किसी का दास नहीं, ये भी कहा गया। यहाँ तक नहीं, आगे चल करके महाराज भर्तृहरि जो विक्रमादित्य के बड़े भाई थे, उन्होंने भी अपने नीति शतक में लिखा है, सर्वे गुणः कांचनमाश्रयन्ति, सारे गुण पैसे में सोने में है। कांचन मतलब सोना, जिसके पास जितना ज्यादा सोना वो उतना बड़ा गुणवान। इतना ही नहीं, अथर्ववेद जो हिंदुओं के 4 वेदों में से चौथा वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, अथर्ववेद का उपवेद अर्थवेद है, उसमें भी कहा गया है, धनेन देवः धनमिच्छमानः, अर्थात हे ईश्वर, मैं धनोपार्जन के लिए अपनी पूंजी से उधार देने का व्यवसाय करता हूं। मतलब वेद काल में भी ऋण, उधारी, व्यवसाय, पैसा इत्यादि की बात थी। धनेन देवः धनमिच्छमानः, अर्थात हे ईश्वर, मैं धनोपार्जन के लिए अपनी पूंजी से उधार देने का व्यवसाय करता हूं और मैं उन्हें धन देता हूं जिनसे जो इच्छित जिनको इच्छा है मुझसे धन प्राप्ति की, मैं उनको धन देता हूं, लेकिन मैं भी स्वयं धनेन इच्छमाना हूं, मैं धन की इच्छा देता हूं। मतलब अगर मैं 100 रुपए देता हूं तो ब्याज सहित उससे मैं 200 रुपए, 150 रुपए वसूल करता हूं। यह भी एक प्रकार से अत्यंत प्राचीन काल से धन और बैंकिंग, कर्जा लेना, उधार देना इत्यादि सारी बातें यहाँ आती हैं। इतना ही नहीं, ऋग्वेद का जो मूल 8वां 16वां भाग है कहा जाता है, उसमें भी क्या कहा गया है कि ऋण समय पर न चुकाने पर, ऋण अगर देखिए, वैदिक काल में अगर कोई किसी को ऋण दिया करता था और ऋण वह समय पर चुकता नहीं करता हो तो उस पर ब्याज के रूप में 8वां भाग उसका वसूल करने का या 16वां भाग वसूल करने का, मतलब एक अष्टमांश या 1/16 अंश, यह ब्याज के रूप में, दंड के रूप में उसे देने का भी प्रावधान ऋग्वेद में है। इतना ही नहीं, रामायण काल में वृद्धोपजीवी, ऋणोपजीवी, यह एक वर्ग भी था जो ऋण लेन देन पर व्यवसाय करने वाला वर्ग था। इतना ही नहीं, हिंदू धर्म के बाद जो सबसे बड़ा व्यापक धर्म भारत में है वो बौद्ध धर्म। बौद्ध जातकों में भी श्रेष्ठी, महाश्रेष्ठी लोगों का उल्लेख मिलता है, जिनका अपभ्रंश बाद में श्रेष्ठी का सेठ हो गया, बाद में सेठ या सेठी हो गया या सेठिया हो गया। ये महाश्रेष्ठी श्रेष्ठी लोग भी यहाँ ब्याज बट्टे का व्यवसाय किया करते थे। अगर आपको इस बारे में और जानकारी चाहिए तो सम्राट अशोक के आक्रमण के आधार पर एक उपन्यास बीए प्रथम वर्ष में लगाया हुआ है, अमिता नाम का। तो उसमें नगर सेठ, राजसखा, इस प्रकार की जो पदवियां दी जाती थी, पशुओं का व्यवसाय, यहाँ तक कि मनुष्यों का व्यवसाय, खरीद फरोख्त पैसों के आधार पर किस प्रकार किया जाता था, उसका सारा उल्लेख उस उपन्यास में किया गया है, बीए प्रथम वर्ष में, जो यशपाल जी ने लिखा हुआ उपन्यास है। तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि वैदिक काल से लेकर के रामायण काल, महाभारत काल, यहाँ तक कि बौद्ध काल, अशोक काल में भी यहाँ श्रेष्ठी, महाश्रेष्ठी शब्द प्राप्त होते हैं। जो लोग ब्याज का व्यवसाय किया करते थे, ऋण का व्यवसाय किया करते थे, और इस माध्यम से बहुत महत्वपूर्ण बातें हमने आपके सम्मुख रखी। मुझे समय का ख्याल नहीं रहा क्योंकि मैं भारतीय संस्कृति के जब भी बात निकलती है तो मैं एक भावुक सा हो जाता हूँ। फिर भी कोई बात नहीं है, 2 मिनट हमारे ज़्यादा हुए हैं। आज की तासिका यहाँ खत्म करते हैं। कल की तासिका में हम आगे चल करके देखेंगे कि बौद्ध काल के बाद किस प्रकार से बैंकिंग व्यवसाय, हमारे व्यापार, वाणिज्य, वित्त संबंधी व्यवसाय हमारे भारतवर्ष में किस प्रकार फूलते फलते रहे, किस प्रकार से ये सोने की चिड़िया कहलाता था। यहाँ आज हम रुक जाते हैं। धन्यवाद।